तो आज का हमारा टॉपिक है ओजोन डिप्लीशन। जैसे कि कल मैंने आपको बताया कि ग्रीन हाउस इफेक्ट हार्मफुल थिंग्स नहीं है, वो तो हमारे नेचर का नेचुरल फिनोमिना है, उसकी रेट बढ़ गई है, वो हार्मफुल है। ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, ओजोन हार्मफुल थिंग्स नहीं है। ओजोन तो बेनिफिशियल चीज है, वो तो हमारे नेचर का पार्ट है स्ट्रेटोस्फेयर में। बट अगर ओजोन ट्रोपोस्फेयर में आ जाए तो वो हार्मफुल चीज है। बच्चों मैं आपको बताता हूँ, ये ओजोन की लेयर हमारे अर्थ के चारों ओर है। कहां पर है वो अभी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मन में सवाल आता है कि ओजोन का लेयर बना कब और कैसे। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, जब ये दुनिया रेड्यूसिंग से, जब ये अर्थ रेड्यूसिंग से ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर बन रहा था, इसमें सबसे पहले और सबसे धांसू भूमिका निभाया है ब्लू ग्रीन एल्गी ने, साइनोबैक्टीरिया ने। दुनिया में सबसे पहले O2 उन्होंने ही रिलीज किया था, और वहीं से ये ओजोन लेयर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। और तब से लेकर जब तक पूरा अर्थ का फॉर्मेशन चला, ओजोन लेयर बन गया पूरी की पूरी अर्थ के चारों ओर। और कहां बना, तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा अर्थ बना रहा हूं। यह है अर्थ, देखते चलो ध्यान से, यह है अर्थ, ठीक है जी। अब समझना है ध्यान से, यह अर्थ है। अगर आप अर्थ की एटमॉस्फेयर को देखोगे तो अभी ये मान लो कि अर्थ की सरफेस है, ठीक है, ये क्या है, अर्थ की सरफेस है। अब मैं आपको बता रहा हूँ ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर, ध्यान से सुन लेना, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी भी और बायोलॉजी की एनसीईआरटी भी, ठीक है। मैं अब तक आपको क्या बता रहा था, ट्रोपोस्फेयर अर्थ सरफेस, ये अर्थ सरफेस है, मान लो अर्थ सरफेस से 16 किलोमीटर दूर तक, कहां तक, 16 किलोमीटर दूर तक। अरे यार क्या हो रहा है, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ, अर्थ, अरे यार क्या हो रहा है, वेट कीजिए एक मिनट, ये कभी कभी हो जाता है। हाँ, तो अर्थ सरफेस से 16 किलोमीटर दूर तक तो क्या है, ट्रोपोस्फेयर है। 16 किलोमीटर दूर तक तो क्या है, ट्रोपोस्फेयर है। लेकिन आपकी ऑर्गेनिक की, सॉरी 11th क्लास की एनसीईआरटी केमिस्ट्री एनसीईआरटी क्या कह रही है कि सी लेवल से 10 किलोमीटर तक दूरियां यही है, समझना ध्यान से। अगर हम 10 किलोमीटर तो देखेंगे, 10 किलोमीटर तक कहां से, तब आंसर है सी लेवल से। तो एक्चुअल में ये जो अर्थ सरफेस से ऊपर सी लेवल है, पानी का लेवल है, तो ये पानी के लेवल से काउंट कर रहा है फिर। तो सी लेवल से अगर आप काउंट करेंगे तो सी लेवल से 10 किलोमीटर ऊपर तक और अर्थ सरफेस से 16 किलोमीटर ऊपर तक का ये पूरा का पूरा इलाका ही, ये पूरा का पूरा इलाका ट्रोपोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर है, समझना ध्यान से। ओजोन लेयर कहां बना वो मैं भी आपको समझाऊंगा। अब इस सरफेस के ऊपर, यानी कि मैं यहाँ पे एक लेयर बना दे रहा हूँ, ये पूरा का पूरा क्या है, ट्रोपोस्फेयर जोन आ गया, ठीक है। मैं गोल कर देता हूँ पूरा का पूरा, ये ट्रोपोस्फेयर जोन है, ठीक है जी। हम्म, अरे समझ लो, समझ तो सकते ही हो इतना, ठीक है। ये ट्रोपोस्फेरिक जोन है, ये पूरा इलाका क्या है, ट्रोपोस्फेरिक जोन है, ठीक है। अब इसके ऊपर और जाओ, इसके ऊपर और कितना जाओ, तो 50 किलोमीटर तक वाले दूरी तक पहुंच जाए। तो इसके ऊपर और 50 किलोमीटर ऊपर तक वाले डिस्टेंस पर पहुंचो, यानी कि 16वें से लेकर 50वें किलोमीटर तक वो जो पूरा इलाका है, 50वें किलोमीटर तक पहुंच गए, वो जो पूरा इलाका है वो है स्ट्रेटोस्फेयर। वो क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर है। ये है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर, अब समझना ध्यान से कि ये ओजोन की लेयर का है। तो जो साइनोबैक्टीरिया ने स्टार्ट किया O2 रिलीजिंग प्रोसेस इन द फिनोमेना ऑफ फोटोसिंथेसिस,
तो वो O2 उस टाइम O2 को यूटिलाइज करने वाले ऑर्गेनिज्म थे नहीं स्टार्टिंग में, एरोबिक ऑर्गेनिज्म तो बाद में धीरे धीरे ना इवॉल्व हुए। तो वो सारा O2 उड़ के चला जाता था कहाँ, स्ट्रेटोस्फेरिक जोन में। वो सारा O2 क्या हो जाता था, इधर से एक तरीके से इवोपरेट हो जाता था, मूव कर जाता था, और वो सब जाके स्ट्रेटोस्फेरिक जोन में अक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गया, और वहां जाके उनको मिल गया फेवरेबल इन्वायरमेंट रिएक्शन करने के लिए। इधर सनलाइट है, देख लो इधर, इधर सनलाइट है। ये सनलाइट की जब रेडिएशन गिर रही थी, ये सनलाइट है, ये सनलाइट की जो रेडिएशन गिर रही थी उसमें यूवी रे वगैरह सब जो पहुंच रहे थे, उसको मिल गया माहौल। किसको? ओजोन। कौन सा ओजोन? जो इधर उड़ उड़ के आया है, ओजोन नहीं सॉरी O2, O2। ये O2 वगैरह इधर आके अक्युमुलेट हो गया। अब ओजोन की प्रेजेंस में दो O2 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट किया, दो O2 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट किया, और बन गया एक तो ओजोन, और बच गया एक नेसेंट ऑक्सीजन। मैं स्टार लगा रहा हूँ, दैट मींस इट इज एटॉमिक स्टेज ऑफ ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन। अब ये तो हार्मफुल है। अब मान लो ऐसे ही दूसरा भी मॉलिक्यूल O2 का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट किया होगा, तो एक ओजोन बना होगा और एक नेसेंट ऑक्सीजन बना होगा, और वो दोनों मिलकर फिर एक O2 बना देगा। और फिर ऐसे ही और एक दो नेसेंट ऑक्सीजन से O2 बना होगा, फिर वो दोनों O2 रिएक्ट करके ओजोन बना देगा। ऐसा हजारों साल तक चला, और नतीजा ये हो गया कि ये पूरा इलाका अब ओजोन से भर गया। ये पूरा इलाका अब ओजोन से भर गया। ये पूरा इलाका अब ओजोन से भर गया। अब आप पूछ रहे होंगे सर ये हमारे अर्थ सरफेस से कितनी दूरी पर है? तो बच्चों मैं आपको बता दूं, स्ट्रेटोस्फेरिक जोन में 16वें से जब 25वें किलोमीटर तक पहुंचोगे, कहां? 16वें से 25वें किलोमीटर तक, तो इसी जोन में ओजोन की लेयर सबसे ज्यादा है। 16वें से 25वें किलोमीटर तक में ओजोन का लेयर सबसे ज्यादा है। बच्चों ये पूरा ओजोन लेयर है, ये पूरा ओजोन लेयर है चारों ओर से, ये पूरा ओजोन लेयर है। तो ओजोन लेयर कैसे बना, कहाँ है, शायद आपको क्लियर होगा नाउ। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो ओजोन लेयर है, ये ओजोन लेयर की थिकनेस हम किस यूनिट में मेजर करते हैं, तो समझना ध्यान से। ये ओजोन लेयर है, और ये ओजोन लेयर, अब मैं पहले आपको ये बता दूं कि ये हमारे यूजफुल कैसे है। देखो इस सोलर लाइट में बहुत सारी हार्मफुल रेडिएशन है, जैसे यूवी रे। अब मैंने आपको बताया भी हार्मफुल यूवी रे, याद करो, कई सारे हार्मफुल है और कई सारे तो नॉर्मल भी थे, ठीक है। तो उस यूवी रे को अब ये ओजोन लेयर हमारे अर्थ तक नहीं आने देता है, उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, या तो उसको एब्जॉर्ब करके खुद ही रिएक्शन कर लेता है, और हमारे अर्थ तक वो हार्मफुल रेडिएशन नहीं आ पाता है। हमारे अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म आराम से सर्वाइव कर रहा है। नाउ ये ओजोन लेयर जो पूरे अर्थ के चारों ओर है, उसकी थिकनेस कितनी है? तो पहले मैं आपको थिकनेस का यूनिट बता देता हूँ। इस ओजोन लेयर को हम मिलीमीटर में भी मेजर करते हैं, लेकिन मोर करेक्टली हम उसको डायप्सन यूनिट में मेजर करते हैं, DU लिखते हैं कैपिटल में, डायप्सन यूनिट। और बच्चों मैं आपको बता दूं कि एक डायप्सन यूनिट इज इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर होता है। यानी कि आप कह सकते हैं 100 डायप्सन यूनिट इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर होता है, ठीक है। डायप्सन यूनिट में मेजर करते हैं, ठीक है। तो बात है कि ये पूरा जो ओजोन लेयर बना है, इसकी थिकनेस कितनी डायप्सन यूनिट है या कितनी मिलीमीटर है, तो ये वेरी करता है। क्यों वेरी करता है, कैसे वेरी करता है? तो पोल पे अलग थिकनेस है और इक्वेटर पे अलग थिकनेस है। और बच्चों मैं आपको बता देता हूं, पोल पे ओजोन लेयर ज्यादा थिक है, पोल पे ओजोन लेयर ज्यादा थिक है एज कंपेयर टू इक्वेटर, यहाँ पे ज्यादा थिक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। एक्चुअली जो मैंने सन का डायरेक्शन बनाया है गलत बनाया है, इसको मुझे इक्वेटर पे बनाना है। मैंने पहले भी बोला है सन इक्वेटर पे है, लो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, सन को इक्वेटर पे बनाओ, सन इक्वेटर पे ही है, मैंने कहा था ना सन इक्वेटर पे है। तो ये सन है और यहाँ पे लाइट पहुंच रहा है। तो बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों ओजोन लेयर पोल पे लेस मतलब मोर थिक है और क्यों इक्वेटर पे लेस थिक है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कितना थिक है। तो बच्चों ये जो पोल पे है आपको ये 4 मिलीमीटर थिक, दोनों पोल पे 4 मिलीमीटर थिक, और जो इक्वेटर पे है वह 3 मिलीमीटर थिक।
कोई बच्चा मुझे बताए कि 4 मिलीमीटर इसको तो कितना डेप्सन यूनिट हो जाएगा? अरे भोटो अभी बताए 1 मिलीमीटर में 100 डेप्सन यूनिट, तो 4 मिलीमीटर में कितना डेप्सन यूनिट? 400। 400। तो 400 डेप्सन यूनिट, 400 डेप्सन यूनिट है, और यहाँ पे इक्वेटर पे 300 डेप्सन यूनिट है। नाउ क्वेश्चन इज दैट why there is a more thick ozone layer at the pole and less thick ozone layer at the equator? और आंसर है सिंपल, सुनना ध्यान से। एक्चुअल में हो क्या रहा है, लाइट की प्रेजेंस में ओजोन का सिंथेसिस भी हो रहा है, और लाइट की ही प्रेजेंस में फिर ओजोन का ब्रेकडाउन भी हो रहा है। ओजोन फिर ब्रेक कैसे हो रहा है, रिएक्शन दिखा देता हूँ। ये ओजोन है, ये ओजोन O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में ब्रेक हो रहा है, और इसके लिए चाहिए यूवी रे। इसके लिए क्या चाहिए? यूवी रे। तो बच्चों मुझे बताओ, ओजोन के बनने में भी यूवी रे चाहिए, और बनने में जो रिएक्शन है O2 को जोड़ना है और ओजोन बन जाएगा, और टूटने में भी यूवी रे चाहिए। अब सुनना, जो ये यूवी रे का ज्यादा इफेक्टिवनेस है, टूटने में ज्यादा इफेक्टिवनेस दिखता है एज कंपेयर टू बनने में। यानी कि बनने में यूवी रे की अमाउंट कम चाहिए और टूटने में ज्यादा चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? में क्या कर रहा हूँ कि O2 को रिएक्ट करके जो यूवी रे चाहिए उतना में वो कम चाहिए एज कंपेयर टू ओजोन को तोड़ने के लिए। अब आप समझ गए होंगे फंडा कि जब सनलाइट इक्वेटर पे ज्यादा है तो सनलाइट की प्रेजेंस में, यूवी रे की प्रेजेंस में ओजोन बन भी रहा है, टूट भी रहा है, लेकिन टूटने की रेट ज्यादा है और बनने की रेट कम है, क्योंकि यहाँ सनलाइट अच्छा खासा है। पोल पे सनलाइट कम पहुंच रहा है, दोनों ही पोल पे, और वहां जो कम पहुंच रहा है तो टूटने की रेट कम है और बनने की रेट ज्यादा है। और अगर ऐसा है तो वहां ओजोन का लेयर ओवरऑल ज्यादा है, वहां ओजोन ज्यादा एक्युमुलेटेड है एज कम्पेयर टू इक्वेटर। शायद अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ओजोन क्यों पोल पे ज्यादा और क्यों इक्वेटर पे कम। तो हमारे अर्थ के चारों ओर एक प्रोटेक्टिंग अम्ब्रेला टाइप से स्ट्रक्चर है, एक प्रोटेक्टिंग अम्ब्रेला टाइप से लेयर है जिसका नाम है ओजोन लेयर। और इसको क्यों बोले प्रोटेक्टिंग अम्ब्रेला? क्योंकि ये हमें हार्मफुल रेडिएशन से बचा रहा है, अर्थ पे हार्मफुल रेडिएशन नहीं आ रहा है। तो ये तो हुआ ओजोन के बारे में। अब आते हैं ओजोन डिप्लीशन पे। नाउ का मतलब ये नहीं कि आज और कल, इसका मतलब कई 100 सालों के आसपास से ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि ये ओजोन की लेयर लगातार थिकनेस घट रही है, ओजोन का लेयर का डिप्लीशन हो रहा है, थिकनेस घट रही है। कैसे ऑब्जर्व किया गया, कब ऑब्जर्व किया, वो भी अभी मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये थिकनेस घट कैसे रही है, ये थिकनेस घट कैसे रही है? चलो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये ऑब्जर्व कैसे हुआ कि थिकनेस घट रही है। 1985 में एक सैटेलाइट भेजा गया था, 1985 में एक सैटेलाइट भेजा गया था जिसका नाम था निम्बस। ये सैटेलाइट का नाम और याद रखना एग्जाम में आ चुका है, निम्बस 7। ये सैटेलाइट जब भेजा गया तो ये सैटेलाइट ने एक पिक्चर हमें सेंड किया, और वो पिक्चर अंटार्कटिका रीजन का था। और अंटार्कटिका रीजन में वहां पे ओजोन की थिकनेस 4 मिलीमीटर से कम पाई गई। 1985 में पहली बार ये ऑब्जर्व किया गया कि ओजोन का लेयर का थिकनेस घट रहा है, और ये ऑब्जर्व करने वाला कौन था? निम्बस 7 सैटेलाइट। जब ये बात इस सैटेलाइट के पिक्चर्स ने क्लियर किया कि ओजोन की थिकनेस घट रही है, इकोलॉजिस्ट को, इवोल्यूशनरिस्ट को, बायोलॉजिस्ट को, साइंटिस्ट को एक चिंता का विषय मिला और एक रिसर्च का एरिया मिला कि ये क्यों घट रही है और इस पर कंट्रोल कैसे लगाना है। क्योंकि उनको तो समझ में आ गई ये घटेगी तो यूवी रेडिएशन आएगा, और जितना ऑर्गेनिज्म यहाँ इवॉल्व हुआ है ये सब यूवी रेडिएशन को लेकर सेंसिटिव है, सब मरमुरा जाएंगे। 1985 में ये पहला बार पता चला। फिर लोगों की जो रिसर्च है वो और बढ़ी इस फील्ड में, ओजोन लेयर के डिप्लेशन को पता लगाने में कि किस कहाँ डिप्लीट हो रहा है। संजोग से 5 साल बाद 1990 में अगेन दूसरी सैटेलाइट से पता चल गया कि साउथ, अभी तो पता चला था अंटार्कटिका मतलब साउथ में, फिर बाद में पता चला नॉर्थ में भी हो रहा है, आर्टिक में भी हो रहा है। यानी कि ये आपको पूछा जाएगा पहले किधर के बारे में पता चला? साउथ में, अंटार्कटिका में डिप्लीशन चल रहा है। बाद में फिर जो पता चला 1990 में कि आर्टिक में भी डिप्लीट हो रहा है, डिप्लीट इक्वेटर पे भी हो रहा है, इवन तो वहां ज्यादा ही हो रहा है। लेकिन ये पता पहले कहाँ चला? क्वेश्चन इज दैट कि पहले उधर
अंटार्कटिका में, तब आर्कटिक में, और इक्वेटर पे भी हो रहा है। अब तो पूरे पूरे चारों अर्थ का हम लोग पता करते रहते हैं अलग अलग सैटेलाइट से, ठीक है। नाउ ये तो हुआ कि कैसे पता चला कि डिप्लीशन हो रहा है, सैटेलाइट्स वगैरह से पता कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। नाउ कि कैसे डिप्लीट हो रहा है, व्हाट द काउज ऑफ ओजोन डिप्लीशन। तो बेसिकली देयर आर सम ओडीएस, देयर आर सम ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, ओडीएस। एक्चुअली आप अर्थ सरफेस पे रह रहे हो और वहां से आप लगातार कुछ ऐसे हार्मफुल गैसेस रिलीज कर रहे हो जो हार्मफुल गैसेस ही उस ओजोन को ब्रेक कर रहा है। एंड दैट हार्मफुल गैसेस इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दैट हार्मफुल गैसेस इज N2O, एंड दैट हार्मफुल गैसेस इज CH4। सबसे ज्यादा ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस में अमाउंट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की हमारे एटमॉस्फेयर में, तब N2O की, एंड देन मीथेन की, और सबसे घातक ओडीएस क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये कैसे रिएक्शन करता है मैं वो भी आपको समझा दूंगा। नाउ कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सोर्स क्या है, अर्थ पे रहते हैं, कैसे रिलीज करते हैं मैं आपको बता दूं। पुराना जितना भी फ्रीज है उन सब में क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज होता था, नए वाले में तो नहीं आ रहा, अब बढ़िया फ्रीज आ रहा है। पुराने सारे फ्रीज में क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज होता था। जेट प्लेन्स में आज भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज होता है। वर्निश होता है ना, पेंट वगैरह जो करते हैं, ये खिड़कियों में बढ़िया बढ़िया पेंट करते हैं एकदम चमकने वाला सब, ठीक है। तो इससे ना इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है पेंट वगैरह में, ठीक है। इवन मैं आपको बताऊं कि जो आप व्हाइटनर यूज करते हो ना, व्हाइटनर में भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। आप पढ़ना, उसका पीछे प्रेस्क्रिप्शन में लिखा रहता है उसके पीछे कि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाला है या नहीं है, और जो होता है उसमें वार्निंग भी लिखा रहता है, बच्चों से दूर रखें, क्योंकि अगर वो हम इनहेल करेंगे तो हमारे बॉडी के लिए भी हार्मफुल है, ठीक है। तो ऐसे कई सारी चीजों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम यूटिलाइज कर रहे थे, यूजेस कर रहे थे। अब तो खैर उसको मिनिमाइज किया गया है कंट्रोल के लिए। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब हम रिलीज करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी ही है क्लोरोफ्लोरो। अच्छा एक बार, हम कहाँ रहते हैं, हम इक्वेटर पे रहते हैं, यस और नो? हम कहाँ रहते हैं, इक्वेटर पे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की प्रॉपर्टी ही है ये जहां रिलीज की जाएगी ये लो टेम्परेचर जोन में भागेगा। तो मुझे बताओ क्लोरोफ्लोरोकार्बन भागेगा किधर की तरफ, पोल की तरफ। एक बात सुनो, दोनों बात को मिक्स नहीं करोगे, मैं फिर बता रहा हूँ, दोनों बात को मिक्स नहीं करोगे। क्या मिक्स नहीं करोगे? मैंने पहले बताया कि पोल पे थिकनेस ज्यादा क्यों है, वो नेचुरली थिकनेस ज्यादा था और नेचुरली इक्वेटर पे थिकनेस कम था, उसका कारण मैंने बता दिया, उस बात को वहीं मारो गोली। और अब मैं बता रहा हूँ कि ये जो ओजोन डिप्लीशन हो रहा है दोनों पोल पे ही ज्यादा हो रहा है। तो आप बोलोगे सर मोटाई भी वही जा रहा है, पिघलना भी वही जा रहा है, ऐसे कैसे? तो मोटाई ज्यादा इज अ पार्ट ऑफ नेचर, नेचुरली ज्यादा बना था, और वहां पे पिघल ज्यादा रहा है, ये हमारी गलती है। अब वहां वही क्यों ज्यादा पिघल रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूँ। हम इक्वेटर पे छोड़ते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और इक्वेटर पे टेम्परेचर है ज्यादा, क्यों ज्यादा है? क्योंकि कल बता चुका मैं ग्लोबल वार्मिंग में इक्वेटर पे टेम्परेचर ज्यादा है, यहाँ सारे ऑर्गेन वगैरह रह रहे हैं, उसके बाद इसमें फंस जाता है वो सोलर लाइट आता है, फिर वो ट्रैप हो जाता है, ये पे जा नहीं पाता, तो यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की टेंडेंसी ये है कि उसको जहां रिलीज करोगे वो लो टेम्परेचर जोन की तरफ भागेगा। तो अब आप मुझे बताओ कि हम रहते हैं इक्वेटर पे हैं, हम ही लोग छोड़ते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो क्या वो हमारे पास रहेगा या पोल की तरफ भागेगा? बताओ किधर की तरफ भागेगा वो? पोल पोल की तरफ भागेगा, पोल की क्योंकि तरफ। पोल पर टेम्परेचर है कम, पोल पर टेम्परेचर है कम। और एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन अंटार्कटिका में भी भागेगा, आर्टिक में भी भागेगा, और वो पोल पर जाएगा, जब जाएगा तो उसको मिलेगा ओजोन लेयर, और अब वो वहां पे ओजोन से करेगा रिएक्शन। और मैं इधर लिख रहा हूँ रिएक्शन पार्ट, और आपको मैं एहसास करा रहा हूँ कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन कितना घातक है। साइंटिस्टों का मानना है एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन 1,00,000 ओजोन मॉलिक्यूल को ब्रेक कर सकता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का फॉर्मूला है Cl2F2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, सॉरी ClF2, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये इसमें जब आता है यूवी रेडिएशन, कौन सा रेडिएशन? यूवी। देखो रेडिएशन को ना हम लोग ऐसे लिखते हैं एच न्यू, ये रेडिएशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, फिजिक्स में भी पढ़ते होंगे आप, नहीं लाइट केबल में लिखते होंगे, ठीक है, यूवी रेडिएशन। तो इसका जो क्लोरीन एटम है वो फ्री हो जाता है,
क्लोरीन एटम फ्री हो जाता है, बाकी मॉलिक्यूल अलग रहता है उधर, उससे मतलब नहीं है हमें। यही घातक है, ये जो फ्री रेडिकल है ना क्लोरीन का, क्लोरीन फ्री रेडिकल, यही घातक है। अब ये घातक कैसे है तो समझना। अब हो गया रिएक्शन स्टार्ट। अब ये क्या करेगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल एक ओजोन मॉलिक्यूल को पहले पकड़ेगा, पकड़ा, और समझना ध्यान से, ओजोन से एक नेसेंट ऑक्सीजन ले लेता अपने पास, उसको तोड़ के उसका ऑक्सीजन ले लेता, और ये बन जाता है ClO, और O2 हो जाता है रिलीज। कह रहे O2 रिलीज हो गया, अच्छी बात है, अरे घंटा अच्छी बात। स्ट्रेटोस्फीयर में कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है क्या एरोबिक? वहां O2 की जरूरत नहीं है, वहां ओजोन की जरूरत है। वो O2 रिलीज करा के क्या कर लेंगे, वहां पे कोई रहता है क्या, उसको यूटिलाइज करने वाला भी कोई नहीं। तो एक ओजोन तो गया, कहानी यही नहीं रुकेगी, ये चेन रिएक्शन चलता है, एक ओजोन ब्रेक हो गया। अब ये भाई साहब, ये जो ClO बना है, ये यहीं रुकता है, फिर इससे फ्री रेडिकल फ्री हो जाता है। और वो फ्री रेडिकल कैसे फ्री होता है सुनना, इन द सेम यूवी रेडिएशन वहां का N2O भी ब्रेक हुआ है, सुना ध्यान से, N2O भी ब्रेक हुआ लाइट रेडिएशन में, वही यूवी रेडिएशन में, ठीक है। और ये N2O ब्रेक हुआ है NO प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में, ठीक है। और ये रिवर्सिबल रिएक्शन, तो ये ClO क्या करता है, नेसेंट ऑक्सीजन को ढूंढता है, और ये ClO उस नेसेंट ऑक्सीजन से कर लेता है रिएक्शन। नतीजा समझ गए होंगे, फ्री रेडिकल फ्री हो गया, O2 मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। ये हुआ एक स्टेप रिएक्शन, यहां से यहां तक एक स्टेप रिएक्शन हुआ, ठीक है। ये स्टार्टअप है रिएक्शन का। अब क्या होगा, ये Cl जो फ्री रेडिकल है, ये 1,00,000 बार रिएक्शन करेगा। कैसे, तो मैं सेकंड रिएक्शन दिखाता हूं। वही Cl फ्री रेडिकल, ओजोन, ClO, O2, फिर से वही ClO टूट जाएगा नेसेंट ऑक्सीजन को ढूंढ के, तो ClO मतलब नेसेंट ऑक्सीजन, फ्री रेडिकल फ्री हो गया, O2, फिर तीसरा नंबर रिएक्शन 1,00,000 बार रिएक्शन करेगा, और वो इस कदर 1,00,000 मॉलिक्यूल ओजोन को डिप्लीट कर देगा, मतलब ब्रेक कर देगा। और इसी वजह से पोल पर लगातार थिकनेस घटती जा रही है, सैटेलाइट का ऐसा पता लगाया गया, रिपोर्ट है। तो इस तरीके से ओजोन का होता है डिप्लीशन। कह रहे हैं कि ओजोन डिप्लीट होने से हानि हानि क्या है, तो मैंने आपको कहा था यूवी रेडिएशन में 3 टाइप का यूवी रेडिएशन है, UVA, UVB, UVC। को बताएगा सबसे ज्यादा घातक कौन है? UVB। उससे क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सबसे ज्यादा घातक क्यों है, मेरा ये सवाल था। अच्छा रुको रुको, कोई बताएगा कि ये जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करने में काम आ रहा है यूवी, वो कौन सा यूवी है? UVC, बहुत बढ़िया। लिविंग, हाँ UVC। और लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज्यादा ज्यादा कौन घातक है? UVB। और वो क्या क्या कराता है? स्नो ब्लाइंडनेस, हाँ, जीरोडर्मा पिगमेंटोसा, आई में इरिटेशन, मतलब मेनी डिसऑर्डर कराता है, ठीक है। और प्लांट की भी ऐसी की तैसी करता है, ये जान लो, प्लांट के भी फोटो सिस्टम वगैरह को अफेक्ट करता है वो। तो कुल मिला के अगर ये ओजोन लेयर डिप्लीट होता जाएगा तो वो यूवी भी आराम से पहुंचता जाएगा और लिविंग ऑर्गेनिज्म को नुकसान कर देगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि मैं कह रहा हूं कि ये ओजोन लेयर जो डिप्लीट हो रही है, कि क्या कहीं पे भी ऐसा पूरे लेयर में ऐसा हुआ कि कहीं छेद हो गया हो, आर पार छेद हो गया होता ना, इस धरती पे कोई बचा हुआ भी नहीं होता, जान लो। और छेद कहीं नहीं हुआ है, तो कह रहे हैं फिर भी हम लोग जब बुक पढ़ते हैं तो ओजोन होल पढ़ते हैं, तो सुनना ध्यान से, ओजोन होल नाम का कोई चीज नहीं है। पोल पर ओजोन लेयर की थिकनेस लगातार घटती जा रही है और वो होल बनने की तरफ जा रही है, इसीलिए लोगों को डराने के लिए ओजोन होल बोला जा रहा है। ओजोन होल अभी कहीं बना नहीं है, लेकिन थिकनेस लगातार इस कदर घट रही है कि इन फ्यूचर होल बन सकता है, और जिस दिन होल बन जाएगा त्राईमान त्राईमान हो जाएगा। भाई साहब, आप क्या क्या कांड कर रहे हो इस पृथ्वी पे, आपको पता भी नहीं है। आप अपनी मौत को खुद इनविटेशन दे रहे हो, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इतना डरा दिए, कल भी डराए आज भी डराए, तो इसका कोई समाधान? कल भी समाधान बताए, आज भी समाधान है। मैं आपको बताऊं, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज करने में कुछ सालों पहले तक अमेरिका नंबर 1 पर था, अब चाइना है।
मैं आपको बताऊं एक्चुअल में बात क्या होता है ना कि ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रिलीजेस होता है ये ज्यादा इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट बनते हैं उस प्रोडक्ट में एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है, मतलब कि उस मटेरियल में एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब रिलीज होता है तो ये कहीं पे भी रिलीज हो जाएगा पोल पे, और जब पोल पे जाएगा यूवी रे घुसेगा हमारे अर्थ पर, और वो जहां जहां जाएगा सबको प्रभावित करेगा। तो फिर इसको बाय लॉ बाय नियम प्रोटोकॉल के तहत मैं आपको बताऊंगा कौन सा प्रोटोकॉल आया था, मॉनिटरल प्रोटोकॉल के तहत इसको जो है कंट्रोल किया गया। और कैसे कंट्रोल किया गया, बोला गया जितनी भी चीजों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है उन सभी को रिप्लेस कीजिए, और उसमें ऐसा कंपोनेंट यूज कीजिए कि उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज ना हो या यूटिलाइज ना हो, उसमें यूज हो या रिलीज हो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, HFC नॉट CFC। और जाहिर सी बात है जब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूटिलाइज होगा तो उसमें नेसेंट पार्ट जो आएगा उसमें फ्री रेडिकल जो आएगा वो हाइड्रोजन का आएगा, ना कि क्लोरीन का। एक बात बताओ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हार्मफुल है या फ्री क्लोरीन रेडिकल हार्मफुल है? फ्री रेडिकल क्लोरीन का। तो साइंटिस्टों ने उन सभी चीजों को रिप्लेस कर दिया, CFC को रिप्लेस कर दिया किससे, HFC से। तो कुछ कंट्रोल में आया है मामला। ठीक है, मैं आपको बता दूं बच्चों सबसे ज्यादा घातक ODS में CFC है, देन N2O है, देन मीथेन है। लेकिन एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है ब्रोमोफ्लोरोकार्बन। मैं आपको बता दूं बच्चों ब्रोमोफ्लोरोकार्बन 100 गुना ज्यादा एबिलिटी रखता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कंपैरिजन में ओजोन को डिप्लीट करने के लिए। ब्रोमोफ्लोरोकार्बन है मोर 100 टाइम्स मोर एबिलिटी टू डिप्लीट क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सर फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन को मेन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस क्यों बोल रहे हैं, उसका कारण है मुझे बताओ। ब्रोमो BFC और CFC में कौन ज्यादा हैवी, जल्दी बताओ कौन ज्यादा हैवी? भैया क्या पीरियोडिक टेबल पढ़े हो यार। तो ब्रोमीन हैवी ज्यादा होगा। हाँ एक मिनट का इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल। हाँ तो BFC ज्यादा हैवी। तो मुझे बता जो ज्यादा हैवी है वो ज्यादा ऊपर उड़ पाएगा या नहीं उड़ पाएगा? अरे बोलो, जो ज्यादा हैवी है वो ऊपर उड़ेगा, जो लेस हैवी है वो ऊपर। अगर सांप सूंघ गया क्या सबको? सर लैग हो गया था। अच्छा लैग हो गया था। जो लेस हाँ तो जो ज्यादा हैवी है वो ऊपर उड़ेगा या जो कम हैवी है वो ऊपर उड़ेगा? लैग हो रहा है क्या? कम हैवी वाला ऊपर उड़ेगा, मीन्स CFC ऊपर उड़ेगा। और अगर ऐसा है कि CFC ऊपर उड़ेगा तो BFC अर्थ सरफेस के पास ही रह जाएगा, और अगर BFC अर्थ सरफेस के आसपास ही रह जाएगा ऊपर ना जा पाएगा तो ये मेन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस कैसे बन पाएगा? समझ रहे हो क्या? कह रहे हैं कि दो गुंडे हैं, जो गुंडे जेल में है वो ज्यादा घातक है, वो सबसे खतरनाक है, आम पब्लिक को देखते ही मार देता है। और जो बाहर घूम रहा है वो थोड़ा डरता है प्रशासन से। तो मुझे बताओ करंट टाइम में आम पब्लिक के लिए सबसे ज्यादा घातक कौन है? जो बाहर घूम रहा है। जो जेल में है वो भले ही आम पब्लिक को देखते ही मार देता है लेकिन वो तो जेल में है। समझ रहे हो ना, यही बात यहाँ पे। BFC अर्थ के सरफेस पे ही रह जाता है। चलो कोई नहीं, ये हो गया था। चलो कोई नहीं, नेटवर्क चला गया था बीच में। ठीक है, तो कुल मिला के मैंने आपको समझा दिया कि ब्रोमोफ्लोरोकार्बन भले ही ज्यादा घातक हो लेकिन वो मेन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस नहीं है। क्यों नहीं है उसका कारण मैंने आपको बता दिया कि वो पोल तक पहुंच नहीं पाता है ड्यू टू देयर हेवी बायोमास। अच्छा एक बात मैं आपको और बता देता हूं, ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है, मैं कह रहा हूं ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है, मतलब ऐसा होता नहीं, ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है, ऐसा पाया जाता है
कि सितंबर के महीने में, मतलब लेट अगस्त से लेके अर्ली अक्टूबर के बीच में ज्यादा से ज्यादा अंटार्कटिक रीजन में ओजोन का डिप्लीशन चल रहा है। कोई इसका कारण बता सकता है क्या, ऐसा क्यों? ऐसा ऑब्जर्व चलता तो सालों में डिप्लीशन है, ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है। मैं आपको बताता हूँ, अंटार्कटिका रीजन में इतना कम टेम्परेचर है, सालों भर वहां अंधेरा रहता है। किसकी वजह से? कोहरे की वजह से। कुछ दिखता ही नहीं है, सैटेलाइट से भी कुछ नहीं दिखता है, कितनी भी बढ़िया रिजोल्यूशन वाली सैटेलाइट भेज दो। तो जो सितंबर का महीना होता है ना, उस समय वहां पर लाइट की इंटेंसिटी अच्छी खासी होती है, और इतनी मतलब उसके कंपैरिजन में और महीने के कंपैरिजन में अच्छी खासी लाइट होती है, और उस समय सारा कोहरा फॉग वगैरह सब हटता है वहां से, तब जाके क्लियरली विजिबल हो पाता है कि यहाँ ओजोन का डिप्लीशन चल रहा है। तो ये लाइन आपसे पूछा जाएगा, किस महीने में ऑब्जर्व किया जाता है कि ओजोन का डिप्लीशन अंटार्कटिका में चल रहा है? सितंबर के महीने में। मोर करेक्टली बोलूं तो लेट अगस्त से लेके अर्ली अक्टूबर तक। दिस इज ऑल अबाउट ओजोन डिप्लीशन। अब आप ओजोन डिप्लीशन के बारे में आप अपने ऑर्गेनिक एनसीईआरटी में भी पढ़ लेंगे। कहाँ? तो शायद कल ही मैंने आपको दिखा दिया था, फिर से दिखा दे रहा हूँ। ये रहा ओजोन होल। तो ओजोन होल कुछ ओजोन होल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप सारा कहानी पढ़ लेना। वर्किंग स्टार्ट हुआ 1980 में, पहला सैटेलाइट 1985 में मैं इमेज दे दिया, ठीक है। समय लगता है सब चीजों को ढूंढने में, ठीक है। तो ओजोन होल आप पूरा पढ़ लेना। ओजोन होल कोई होल नहीं है, पहले मैं आपको फिर भी बता दूं, ओजोन होल कोई होल नहीं है, ठीक है। तो आज आप यहाँ तक पढ़ लेना, फिर वाटर पॉल्यूशन भी आएगा तो वो भी हो जाएगा, यहाँ तक पढ़ लेना, ठीक है जी। चलो अब आते हैं नोट्स में। तो नोट्स में आप क्या करो, ये पूरा पॉल्यूशन वाला पार्ट जो है, ये पूरा पॉल्यूशन वाला पार्ट जो ओजोन ओजोन डिप्लीशन वाला पार्ट है, ये पूरा पढ़ लो जी। हाँ, एक काम कर सकते हो क्या कि ये कहाँ है ओजोन लेयर, इसके बारे में लिख सकते हो। तो ये लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लिख दूं, ओजोन लेयर एट 25 किलोमीटर, एट 20, ऐसे लिखो, एट 16 किलोमीटर टू 25 किलोमीटर, उसी के बीच में है, और ज्यादा कंसेंट्रेशन 25 किलोमीटर के बीच पास में है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऐसे ऐसे 16 से 25 लिखोगे तो तुम यहाँ से ओजोन लेयर बनाना शुरू कर दोगे। बेटर कि आप ऐसा लिखो, ओजोन लेयर एट नियर 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर इन स्ट्रेटोस्फेयर, इन स्ट्रेटोस्फेयर। स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे ऐड कर लेना, ले लो, पूछा जा सकता है बात, ले लिए। देन ये सारा बात मैंने आपको जो पढ़ाया वही लिखा हुआ, आप पढ़ लो इसको एक बार, ठीक है। निम्बस 7 सैटेलाइट का नाम याद रखना। ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस में सबसे ज्यादा CFC, फ्रियॉन्स CFC सिनोनिम्स है। 14